अब बांग्लादेश को खुजली मची है दोस्तों कि हमें भी इस्लामिक नेटो ज्वाइन करना है। सो कॉल्ड डिफेंस अलायंस है सऊदी, पाक और तुर्की के बीच में, इसमें हमें भी ज्वाइन करना है। डेवलप हुई हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जब से हसीना वाजिद के इक़्तिदार का खात्मा हुआ बांग्लादेश में। अभी अच्छी चीज ये है कि एक बड़ी फर्म पोजीशन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान साहब ने ली है। दो बातें उन्होंने की, दो मुतालबात बुनियादी तौर पर बांग्लादेश की जानिब से किए जा रहे हैं। हिंदुस्तान तो जो है वो तो एक पॉलिसी कहने को उन्होंने अपनाई है, स्ट्रेटेजिक जो है ना अपनी इंडिपेंडेंस की, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, लेकिन वो जो है उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो कहीं नजर नहीं आती। उसमें जो नजर आता है वो है स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन, स्ट्रेटेजिक हिपोक्रेसी। तो और वो दुनिया उसको अब देख रही है, समझ रही है, उससे उनकी अहमियत कम हो रही है। रजीम चेंज हुई, नई गवर्नमेंट आई, तारिक और रहमान ये वो बाहर से पढ़े हुए हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं, तो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को ओपन रखा और अब वो वाले डिसीजन ले रहे हैं। अब वो बांग्लादेश को एस्टैब्लिश करने के लिए उसकी ग्रोथ। इंडिया को पैगाम ये है कि नाउ द फ्यूचर इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान will not have the boundaries which it used to have boundaries in the past. अब बांग्लादेश को खुजली मची है दोस्तों कि हमें भी इस्लामिक नेटो ज्वाइन करना है। सो कॉल्ड डिफेंस अलायंस है सऊदी, पाक और तुर्की के बीच में, इसमें हमें भी ज्वाइन करना है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ अपने जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करा है। देखिए कॉमेडी यहां से शुरू होती है दोस्तों। अभी तक पाकिस्तान ने कल की सूखी रोटी नहीं दी इनको, और ये कह रहे थे पाकिस्तान के साथ हमारा ट्रेड है और दोनों इस्लामी ब्रदर हैं और ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा। कख नहीं हुआ। ये बांग्लादेशियों की भी आदत है, बहुत जेनोसाइड करते हैं। भाई जेनोसाइड तुम्हारे खिलाफ हुआ था, पाकिस्तान ने करा था। तो दोस्तों ये जो पूरा गेम चल रहा है ना, बांग्लादेश की इकोनॉमी हो गई बर्बाद लगभग। किसी तरीके से ये मम्मी पापा का अटेंशन सीख करने के लिए बांग्लादेश ये सब ड्रामा कर रहा है। जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे जमात इस्लामी, दे आर अंडर द स्वे ऑफ द ISI एंड द पाकिस्तानीज। जो बड़ा कह रहे हैं ना पाकिस्तानी हमारा इस्लामी बिरादर है, उस इस्लामी बिरादर ने तुम्हारी पतंग उड़ा दी थी। तो इसमें मजहब सबसे आगे है। डेवलप हुई हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जब से हसीना वाजिद के इक़्तिदार का खात्मा हुआ बांग्लादेश में। अभी अच्छी चीज ये है कि एक बड़ी फर्म पोजीशन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान साहब ने ली है। दो बातें उन्होंने की, दो मुतालबात बुनियादी तौर पर बांग्लादेश की जानिब से किए जा रहे हैं। एक तो ये कि शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए, और दूसरी चीज ये कि ये जो सारी मूवमेंट थी हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे को जिन स्टूडेंट्स ने लीड किया, उनमें उस्मान हादी जो शहीद हुए, उनको शहीद करने वाले भी भारत से गए थे। तो उनका भी तकाजा किया जा रहा है कि उनको भी बांग्लादेश की हुकूमत के हवाले किया जाए। और ये जो सख्त स्टांस है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बांग्लादेश के अंदर माजी में हसीना वाजिद के इक़्तिदार के दौरान जो इंडियन इन्फ्लुएंस था, मौजूदा हुकूमत उस इन्फ्लुएंस से बाहर आ चुकी है। वो नहीं चाहती कि बांग्लादेश जो है वो दोबारा उस इन्फ्लुएंस के अंदर जाए। और जो बात तारिक रहमान साहब ने की बांग्लादेश फर्स्ट की, अब वो बराबरी की सतह पर बैठकर चीजों को आगे लेकर चलना चाहते हैं। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई जो पाकिस्तान ने अंगूर क्लास अटैक सबमरीन चाइना से जो पहली पाकिस्तान में पहुंची, उसके बाद भी ये गुफ्तगू हुई कि पाकिस्तान अब 1971 के बाद आने वाले चंद सालों के अंदर बे ऑफ बंगाल में अपनी अंगूर क्लास अटैक सबमरीन डिप्लॉय करने जा रहे हैं। ये इंडियन नेवी की इस वक्त नींदें हराम हुई पड़ी हैं और वो हड़बड़ाहट के अंदर जर्मनी से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी वाली अंगूर क्लास अटैक सबमरीन्स हैं, ये टेक्नोलॉजी इस वक्त भारत के पास नहीं है। और वो अब इस वक्त जर्मनी से बात कर रहे हैं फौरी तौर पर, पहले 9 फिर 8 और अब कुछ इत्तलात हैं कि शायद 6 सबमरीन्स वो इस हवाले से $8 बिलियन की डील कर लें। तो उनको खौफ है कि ये टू वे थ्रेट हो जाएगा अब इंडियन नेवी के लिए, इधर से जो है वो इंडियन ओशन में और उधर बे ऑफ बंगाल के अंदर जो पाकिस्तान की प्रेजेंस होगी। अब जो आपने बात की अरुणाचल प्रदेश की, देखिए अरुणाचल प्रदेश में चाइना भारत के इलाके पर कब्जा नहीं कर रहा। चाइना उस इलाके में आगे बढ़ रहा है जो चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा इलाका है। बांग्लादेश ने सर इंडिकेशन शो की है कि वो मक्का पैक्ट को ज्वाइन करना चाह रहा है। इंडिया के लिए किस किस्म का स्ट्रेटेजिक धचका होगा और इंडिया का असर रसूख क्या आपके ख्याल में कर्टेल होगा बांग्लादेश के इस पैक्ट को ज्वाइन करने से? देखिए इंडिया के लिए तो ऑलरेडी जो है ना वो तो ये समझ रहे हैं कि उनके असर रसूख के लिए बहुत सी चीजें इस वक्त हुई हैं जो कि नुकसानदेह हैं। जो इंडिया पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में जो उनकी पोजीशन थी, फिर उसके बाद पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक प्रोफाइल जिस तरह से बन रहा है एज पीस मेकर, जो खसूसन ये जो ईरान वाले मामले में, फिर उसके बाद अभी जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है उसमें देखें तुर्किया और सऊदी और पाकिस्तान का इकट्ठे होना, वो भी हिंदुस्तान के लिए जो है उनकी जाहिर है उनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के लिए, उनकी फॉरेन पॉलिसी के लिए एक सेटबैक है। अगर बांग्लादेश उसमें आता है तो फिर तो वो फिर एक एडेड जो है ना उनके लिए रिवर्सल होगा, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। अभी कुछ और मुल्क भी इसमें आ सकते हैं, मिसाल के तौर पर मिस्र है, इजिप्ट, फिर GCC के भी कुछ ममालिक आ सकते हैं। तो देखिए पाकिस्तान तो इस वक्त एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है
in terms of geostrategic prominence, in terms of diplomatic prominence. और हिंदुस्तान को ये सोचने की जरूरत है कि उनकी गलत पॉलिसीज का नतीजा ये निकला आज कि हिंदुस्तान का कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा, किसी वर्ल्ड कैपिटल में बात नहीं हो रही, ना उनके लीडर्स को इनवाइट किया जा रहा है उस तरह से कंसल्टेशन के लिए या कोई पीस मेकिंग रूल के लिए किसी किस्म के भी कॉन्फ्लिक्ट्स में। और इसलिए तो आप देख रहे हैं आज वर्ल्ड मीडिया पे ना आपको मोदी नजर आता है, ना कोई और जयशंकर का कहीं जिक्र आता है। और वो इंडिया जो कि अपने आप को दुनिया का जो सबसे पॉपुलर कंट्री है, इसमें तो कोई शक नहीं, सबसे ज्यादा आबादी दुनिया में उनकी है, चौथी बड़ी इकोनॉमी भी है दुनिया की, जो है चौथी पांचवी बड़ी मिलिट्री पावर भी अपने आप को कहते हैं। रजीम चेंज हुई, नई गवर्नमेंट आई, तारिक और रहमान ये वो बाहर से पड़े हुए हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं, तो उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को ओपन रखा और अब वो वाले डिसीजन ले रहे हैं वो बांग्लादेश को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए एग्जैक्टली। तो अब उन्होंने वो डिसीजन ले रहे हैं जो पॉपुलर जो डिसीजंस हैं ये अवाम के लिए। तो ये बहुत ही जबरदस्त, मतलब ये वाला अगर हो जाता है और वो इस पैक्ट का एक पार्ट बन जाते हैं, ऑब्वियसली अगर ये बनेंगे तो इजिप्ट भी इसमें मुझे लगता है कि आने वाला है, फिर यूएई और बाकी कंट्रीज भी आ सकते हैं। यूएई के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने तो अपनी साइड चूज कर लिया है। मैं देखिए अभी फिलहाल हम विश कर सकते हैं ना एक अगर सब मुस्लिम वर्ल्ड एक ही इसमें आ जाए। जब एक पैक्ट बनता है ना, जब सारी कंट्रीज इकट्ठे होते हैं तो उनको बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं, हर खिते के अपने मसले मसाइल होते हैं, तो फिर म्यूचुअली किसी एक कंसेंसस पे पहुंचते हैं और कहते हैं यार चलो ठीक है हम अलाइंड है। देखिए अपेरेंटली अभी यही लगता है कि यूएई जो है वो इसका पार्ट नहीं बनेगा, लेकिन ये बहुत मतलब अगर ये सेंस प्रिवेल करे और ये अच्छे फैसले करें, मैं तो कहता हूं ईरान को भी इसका पार्ट बनाना चाहिए, मैं तो कहता हूं यमन को भी इसका पार्ट बनाना चाहिए, और इनको बहुत तरीके से सिर्फ देखिए इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। अगर इनकी इंटेंशन ये होगी ना कि मुस्लिम उम्मा के प्रोटेक्शन के लिए हम ये बना रहे हैं और फिर प्रैक्टिकली भी उसका ये प्रूफ दे तो बहुत ही जबरदस्त है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। और इससे पता क्या होगा, इससे होगा ये कि सारे मुसलमान कंट्रीज स्ट्रेंथन हो जाएंगे जिस तरह के नेटो के मुल्क हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा पूरे वर्ल्ड एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि बांग्लादेश जो है वो और प्रोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि बीइंग ए प्रॉक्सी ना आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री के जो आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं उसके एज ए कंट्री आपकी जो रिस्पेक्ट होती है दुनिया में या ग्लोबल लेंस में, वो आम रूटीन में नहीं होती। तो बांग्लादेश को इस बात पे बांग्लादेश उभर रहा है, अपनी सॉवरेन स्टेट जो है वो पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। इंडिया को पैगाम ये है कि नाउ द फ्यूचर इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान will not have the boundaries which it used to have boundaries in the past. Geographic, political, military, everything. इंडिया क्या करता है? Let me be open and candid with all of you. इंडिया क्या करता है? इंडिया ये करता है कि पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, उसकी इकोनॉमी को इतनी तगड़ी नहीं है, हमला कर दो, देखा जाएगा कौन इनका साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान को एनर्जी सप्लाई लाइन नहीं आएगी, 250 मिलियन लोग हैं, आईएमएफ प्रोग्राम के नीचे है, पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे, कुछ नहीं होगा। इंडिया की कैलकुलेशन ये थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है, हम अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अ कंट्री विच हैज बीन अंडर द आईएमएफ प्रोग्राम। सारी की सारी कैलकुलेशन उड़ गई। जिस रात पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया उस रात आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए लोन सैंक्शन कर दिया $1.5 बिलियन। 5 मिनट बाद पाकिस्तान ने रात को जब हमला किया तो इंडियन एंकर्स ने कहना शुरू कर दिया, मुझे याद है एक बंदे की ट्वीट तो मुझे याद है, क्या नाम है उनका, जो है शिवरूर, उन्होंने कहा जी आईएमएफ तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो है टेररिस्ट, इन्होंने तो पाकिस्तान को देखे दे दिए, पैसे दे दिए, अब वो हम पे हमले कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात? अब एक तो चीज़ ये हो गई कि जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होगा उसकी बाउंड्रीज चेंज हो गई हैं। दूसरी बात ये है, ये जो साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में होगा कि पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड ए स्पेस फॉर लिमिटेड वॉर। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान कहता है कि स्पेस को रोकना है। न्यूक्लियर जो डेटरेंस है इट इज़ नॉट वर्किंग ऑल द टाइम, एंड इन आपके पास स्ट्रेटेजिक वेपन्स थे, आपने टेक्निकल वेपन्स कर लिया, आपने सारी सिचुएशन पैदा होगी, देन व्हाट? फ्यूचर क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर? किस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है फ्यूचर की? सोचिए अगर बांग्लादेश भी पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के नए डिफेंस फ्रेमवर्क का हिस्सा बन जाता है तो साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। 23 अगस्त को यानी आज बांग्लादेश की तरफ से एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटी सामने आई। बांग्लादेश के सीनियर मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की के साथ बना रहे नए डिफेंस फ्रेमवर्क में शामिल होने की पॉसिबिलिटी को ढाका पॉजिटिव नजरिए से देख रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश ने अभी ऑफिशियली इस अलायंस को ज्वाइन नहीं किया है। फैसला बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट को देखकर लिया जाएगा, चलो बोल रहे हैं। सवाल यह है कि डिफेंस फ्रेमवर्क है क्या। 7 अगस्त को सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का में एक ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर तीनों में किसी एक कंट्री पर आर्म अटैक होता है तो उसे तीनों पर अटैक माना जाएगा, यानी एक ही कलेक्टिव डिफेंस अरेंजमेंट है। इस वजह से दुनिया की कई एनालिस्ट और मीडिया रिपोर्ट्स इसे इस्लामिक नाटो के नाम से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात क्लियर समझना जरूरी है कि ये ऑफिशियल नाटो नहीं और इसका स्ट्रक्चर नाटो जैसा भी नहीं है। ये कंपेरिजन मेनली कलेक्टिव डिफेंस और मिलिट्री कोऑपरेशन की वजह से जाना जा रहा है। अब बांग्लादेश की पॉसिबल एंट्री को देखिए। अगर ढाका फ्यूचर में इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बनता है तो बांग्लादेश को साउथ एशिया में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल सकता है।
तुर्की के पास स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंडस्ट्री है, सऊदी अरेबिया के पास ह्यूज इकोनॉमिक पावर है और पाकिस्तान के पास एक एक्सपीरियंस मिलिट्री स्ट्रक्चर है। बांग्लादेश की जियोग्राफिकल लोकेशन भी स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से इंडिया भी इस डेवलपमेंट की क्लोजली वॉच करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच तुरंत कोई मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होने वाला है। बांग्लादेश ने क्लियर कहा है कि अगर फॉरेन पॉलिसी बांग्लादेश फर्स्ट अप्रोच पर बेस रहेगी और कोई भी डिसीजन नेशनल इंटरेस्ट को देखकर लिया जाए, तो दोस्तों अब असली सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया डिफेंस फ्रेमवर्क में ऑफिशियली शामिल होगा? अगर बांग्लादेश ज्वाइन करता है तो पाकिस्तान के साथ उसके डिफेंस रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो सकता है और साउथ एशिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। फिलहाल दोस्तों बांग्लादेश ने सिर्फ डोर ओपन किया है, फिलहाल मेंबर्स के अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हो